आज हम चर्चा करेंगे वायरस, वायराइड, प्रियॉन्स, लाइकेन। और समय बचेगा तो आगे भी देखेंगे। तो समय न गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वायरस। वायरस विषाणु, इसका अर्थ होता है तरल, विषैला तरल या विष। इसकी खोज जो है, इसकी खोज डिमित्री इवानोव्स्की ने किया था। तंबाकू खाने से मौज आती है, तो यही ट्रिक अपनाइए। तंबाकू खाने से मौज आती है तो मौजक, तंबाकू के मौजक नामक रोग से उसके रोगाणुओं की पहचान की थी और उसे वायरस नाम दिया था। तो डिमित्री इवानोव्स्की किससे? तंबाकू के मौजक रोग से। ये अकोशिकीय जीव होते हैं। वायरस जो है अकोशिकीय जीव होते हैं। ये सैकड़ों साल तक सुषुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, यानी कि इसके संपर्क में कोई नॉन लिविंग सेल आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही लिविंग सेल आती है, जीवित कोशिका आती है, तो उसे संक्रमित कर देते हैं, अपना कब्जा कर लेते हैं, उसमें अपनी वंश वृद्धि करते हैं। और कुछ भी हो, चाहे मोनेरा हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे प्लांटी हो, चाहे फंगी हो, चाहे एनिमेलिया हो, कुछ भी हो, बस जीवित कोशिका होनी चाहिए। वायरस सबको संक्रमित कर देता है। तो हम लोग देखते हैं इसके स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, संरचना। तो एक प्रोटीन का आवरण होता है वायरस में, जिसे कैप्सिड कहते हैं। इस प्रोटीन आवरण को क्या कहेंगे? कैप्सिड कहेंगे। ठीक। इसके अंदर होता है वायरस का जेनेटिक मटेरियल। या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों नहीं होगा। केवल या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों में से एक ही होगा। ये जो प्रोटीन होता है, ऐसे इस पे स्पाइक भी निकले होते हैं। प्रोटीन के ऊपर प्रोटीन से ही निर्मित स्पाइक निकले होते हैं। सबसे खतरनाक यही होते हैं। किसी भी जीवित कोशिका को संक्रमित इन्हीं के द्वारा किया जाता है। यदि ये नर हैं तो ये उतने हानिकारक नहीं होंगे। ठीक। अब इनके प्रकार देखते हैं। वायरस के प्रकार। प्रकार के बाद इससे संबंधित बीमारियों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो वायरस में अगर फैमिली के आधार पर हम लोग प्रकार देखेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर जाएगा, और उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं कि हर एग्ज़ाम में आपको फैमिली के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो हम लोग केवल आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर देखेंगे, जेनेटिक मटेरियल के आधार पे।
आनुवांशिक पदार्थ के आधार पे है। वायरस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए वायरस और दूसरा होता है आरएनए वायरस। इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, इरेज करने जा रहा हूँ। तो वायरस देखते हैं। आरएनए वायरस और इधर डीएनए वायरस। अब इसमें भी डीएनए में भी दो प्रकार के वायरस होते हैं। डबल स्ट्रेन डीएनए वायरस और सिंगल स्ट्रेन डीएनए वायरस। इसका स्ट्रक्चर वही होगा, एक कैप्सिड होगा और इसके अंदर डीएनए का डबल स्ट्रेन होगा ऐसे, और इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, डीएनए का ही होगा लेकिन ऐसे सिंगल स्ट्रेन होगा आरएनए जैसे, लेकिन ये होगा डीएनए ही। और आरएनए वायरस में डबल स्ट्रेन आरएनए वायरस, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, आरएनए यदि लंबा रहेगा तो ऐसे, जब घूमेगा तो ये बॉन्ड बना लेगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल, और डीएनए में थाइमिन रहेगा यूरासिल के जगह। और इधर सिंगल स्ट्रेन आरएनए वायरस। ठीक है, अब वायरस से होने वाले रोग हम लोग देखेंगे। इसमें भी दो तरह के देखेंगे। डीएनए वायरस से होने वाले रोग पहले देखेंगे। चेचक, हार्पिज वही होते हैं, फफोले बन जाना, छाले पड़ जाना। इसके बाद ध्यान रखिएगा, सारे वायरस हानिकारक नहीं होते हैं, कुछ लाभदायक भी होते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस, या बैक्टीरियों का भक्षण करने वाला वायरस होता है जो गंगा के जल में पाया जाता है, इसीलिए गंगा का पानी जल्दी खराब नहीं होता है। इसके बाद हेपेटाइटिस बी, मंकी पॉक्स वायरस में मंकी पॉक्स आ जाएंगे, मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स, बफेलो पॉक्स। ठीक, अब आरएनए वायरस से देखेंगे।
आरएनए वायरस से आपका हो जाएगा इबोला, कोरोना, HIV, फिर इबोला, कोरोना, HIV, रेबीज, पोलियो, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, पोलियो के वैक्सीन की खोज किसने की थी? इस पे स्टार लगाते हैं। वैक्सीन की खोज साबिन ने किया था और वायरस की खोज पापर ने किया था। वैक्सीन की खोज साबिन ने किया था और वायरस की खोज पापर ने किया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं वायराइड पे। वायराइड, इसकी खोज टियोडाइनर ने किया था। ठीक, ये पृथ्वी का सबसे सरलतम संक्रामक है। ये पृथ्वी का जो है सबसे सरलतम संक्रामक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसमें केवल एक आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। एक आरएनए प्रोटीन आवरण का अभाव, क्योंकि मैंने बताया था ना वायरस में जो प्रोटीन होता है वही खतरनाक होता है और इसमें उसी प्रोटीन आवरण का अभाव है, तो ये किसी भी जंतु में संक्रमण नहीं फैलाता है, लेकिन पौधों में संक्रमण फैलाता है, पौधों को संक्रमित कर देता है। जैसे आलू का स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग और नारियल में कदंग नामक रोग। पौधों में दो रोग हैं, नारियल में कदंग और आलू में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग प्रियॉन्स देखते हैं। प्रायस, ये जो है वायरस के समान ही आकृति इनकी होती है, लेकिन ये उतने खतरनाक नहीं होते हैं। ये मुख्य रूप से प्रोटीन के कार्य को मोड़ने के लिए उनको प्रेरित करते हैं या मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं। मिसफोल्डेड प्रोटीन क्या होता है? देखिए, प्रोटीन बनता है अमीनो अम्ल से, प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनता है और बनाने का काम राइबोसोम करता है। अमीनो अम्ल से कौन सा प्रोटीन कब बनाना है केवल राइबोसोम को पता होता है। प्रोटीन चूँकि 3D होता है, ए फोल्डेड प्रोटीन व्यवस्थित प्रोटीन है और मिसफोल्डेड प्रोटीन ऐसे होता है। ठीक है, और बेसिकली
न्यूरोलॉजिकल मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां उत्पन्न करता है, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां उत्पन्न करता है, जैसे काऊ मैड काऊ डिजीज, मैड काऊ डिजीज, और मनुष्य में CR जैकब रोग, CR जैकब रोग मिसफोल्डेड प्रोटीन की वजह से होता है, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां उत्पन्न करता है, और मस्तिष्क की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करता है, जिससे किसी चीज़ को याद न रख पाना और बोलने में कठिनाई होना और भ्रम की स्थिति जैसे उत्पन्न होना, यही सब लक्षण आते हैं अल्जाइमर जैसे। सेम टू सेम ये भी कह सकते हैं इसके वजह से अल्जाइमर होता है। और इसको पहचानने का एकमात्र तरीका है कि ब्रेन का MRI किया जाए। ठीक, इसके बाद हमारा आता है लाइकेन, यहीं पे देख लेते हैं। यह शैवाल और कवक का सहजीवन होता है। इनका संबंध इतना घनिष्ठ होता है कि देख करके नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा शैवाल है कौन सा कवक है। शैवाल जो है कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल को आश्रय प्रदान करता है। और ये स्टार करके लिख लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है UPPCS का कि प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक कौन सा होता है, तो यही प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक होता है। जहाँ थोड़ा सा भी प्रदूषण होगा वहाँ लाइकेन उगेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए तो टॉपिक खत्म हुआ। वायरस से होने वाली डिजीज का उपाय क्या है, मैं थोड़ा सा इस पे चर्चा करने का इच्छुक हूँ। कोई भी डिजीज होता है, जैसे कोई भी संक्रमण होता है तो सबसे पहले हम लोगों को बुखार आता है। बुखार होना एक इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर ये है कि आपकी बॉडी में कुछ तो दिक्कत है जिससे बुखार आई है। यदि बुखार 4 से 5 दिन के अंदर ठीक हो जाता है तब तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि बुखार 5 दिन से ज़्यादा रहा तो आपको तुरंत अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उनके अनुसार जो भी टेस्ट वोस्ट रिकमेंड करते हैं उनको कंप्लीट कीजिए और उन्हीं के अनुसार दवा भी चलाइए। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसको हिंदी में कहेंगे रोगाणु रोधी प्रतिरोध। मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ लेकिन इसका भी फायदा है, जल्दबाजी नहीं करने का। रोगाणुरोधी प्रतिरोध ये होते हैं, जैसे मान लीजिए कि रोड पे आप स्पीड से जा रहे हैं, आगे ब्रेकर होता है। ब्रेकर होता है
कि आपको उससे बचना है, आपकी स्पीड कम कर देगा या उसको देख करके आप अपनी स्पीड कम कर लेंगे, जिससे एक्सीडेंट होने से आप बच जाते हैं। और वही कोई कारक हो जो ब्रेकर को न दिखने दे या ब्रेकर को न उठने दे, या कोई खींच करके ब्रेकर को बराबर कर देता है, तो आप गाड़ी लेकर के सीधे निकलेंगे, स्पीड में रहेंगे और आगे एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी। तो सेम यही चीज़ है, जो ब्रेकर है वो एंटीबायोटिक है और उसको जो क्षति पहुंचाता है वो रेजिस्टेंस है। तो किसी भी बीमारी में जब हम लोग एंटीबायोटिक दवा लेते हैं तो जो बैक्टीरिया होती है या वायरस होते हैं या प्रोटोजोआ होते हैं, जो भी होते हैं जिनके वजह से हम बीमार पड़ते हैं, तो बार बार एंटीबायोटिक दवा के संपर्क में आने से वो अपने शरीर को उस दवा के अनुरूप ढाल लेते हैं, ठीक, या कहें तो उनके ऊपर धीरे धीरे उन दवाओं का असर नहीं पड़ता है। इसी को कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और यही जब ज़्यादा हो जाता है या बैक्टीरिया हर तरह के दवा झेल लेते हैं तो उन्हें सुपर बग कहा जाता है। सुपर बग बेहद खतरनाक होते हैं, किसी भी एंटीबायोटिक दवा का ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। और इस दुनिया में सबसे तगड़ा, सबसे ज़्यादा पावरफुल एक एंटीबायोटिक है कोलेस्टीन नाम का। कोलेस्टीन नाम का जो एंटीबायोटिक है सबसे दुनिया में सबसे तगड़ा एंटीबायोटिक है। और इसी तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे बॉडी में बढ़ता गया तो साइंटिस्ट अनुमान लगा रहे हैं कि 2030 या 50 तक उसका भी असर धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा, ठीक। तो गांव में ये भी देखा गया है कि जैसे मान लीजिए किसी को बुखार आया, किसी बच्चे को बुखार आया, बुजुर्ग को या किसी अपने फैमिली मेम्बर को बुखार आया, तो गांव के जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा दवा देते हैं, कुछ लोग ऐसे दवा देते हैं कि 10 दिन 5 दिन में छोड़बे नहीं करेगा। तो क्या सुनने में आया कि फला डॉक्टर के पास जाइए, बहुत अच्छा दवा देता है, 2 ही खुराक देता है, बुखार ठीक हो जाता है। वो डॉक्टर क्या करता है, ठैंस के एंटीबायोटिक चलाता है। अगर आपके बॉडी के हिसाब से देना चाहिए 250 mg कोई एंटीबायोटिक, तो आपको देता है 400 mg, 300 mg। वो आपके लिए नुकसानदायक है, आपके बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा इससे। और फालतू के एंटीबायोटिक दवाओं को लेने से बचिए, उसके सेवन से बचिए, और जितना डॉक्टर रिकमेंड करता है उसी को फॉलो करिए। अपने आप में डॉक्टर मत बन जाइए, क्योंकि भारत के हर गांव में जब 2 पेशेंट आदमी देख लेता है तो खुद में डॉक्टर बन जाता है। तो ऐसा उम्मीद है कि आप लोग नहीं करेंगे। रोगाणुरोधी प्रतिरोध, इसको लिख लीजिए।
जब बैक्टीरिया या वायरस एंटीबायोटिक दवाओं के संपर्क में बार बार आते रहते हैं तो वे उन दवाओं के प्रति प्रतिरोध बना लेते हैं, जिसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जब बना लेंगे तो रोगाणु दवाओं के किसी भी दवा के खाने पे काम नहीं करेगा। उन दवाओं के प्रति एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना लेंगे, जिससे वो दवा उन बैक्टीरिया के बॉडी पे कोई असर नहीं देता है। ठीक, कितना हम लोग देख लेते हैं, अगले लेक्चर में देखते हैं सेल बायोलॉजी से। जय हिंद।